आज हम लोग एनसीईआरटी के अध्याय 7 जो कि गति है, उसके सिद्धांत भाग 2 को हम लोग पढ़ेंगे। यह हमारा अस्वीकरण है। तो आइए आज के व्याख्यान के शिक्षण उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। यानी कि इस व्याख्यान के बाद आप सक्षम होंगे एक समान और समान गति के बीच अंतर को समझना, यानी कि इन दोनों में ही अंतर क्या होता है ये आप जानना समझना लग जाएंगे। साथ ही में दिशा के साथ चाल की अवधारणा को भी समझना होगा आपको, जिसके लिए जो हमारी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 7.1.2 में एक समान गति और असमान गति दिया हुआ है और उसके द्वारा ही हम इसको समझेंगे। फिर उदाहरण के साथ, जो कि उदाहरण संख्या 7.1 है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उससे एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर होता है उसको जानेंगे। 7.2 यानी कि गति की दर का मापन, ये क्या होता है इसको जानेंगे। उसके बाद हम अनुभाग 7.2.1 को कवर करेंगे, जो दिशा के साथ गति यानी कि जिसे वेग के रूप में भी जाना जाता है, वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अंत में हम कुछ पाठ्यगत प्रश्न करेंगे जो हमें विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। तो चलो एक समान गति के बारे में बात करते हैं। आखिर ये एक समान गति क्या होती है? एक समान गति तब होती है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गति करती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। अब ये समान समय अंतराल, उसमें समान दूरी, इससे क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ यह है कि जब हम मान लीजिए 5 सेकंड समय अंतराल पर यह देख रहे हैं कि 10 मीटर दूरी तय की गई है, और अगले 5 सेकंड में फिर से अगर 10 मीटर दूरी तय की गई है और अगले 5 सेकंड में फिर से 10 मीटर दूरी तय की गई है, तो हम कहेंगे कि यह जो वस्तु है वह एक समान गति कर रही है। यानी कि इसका वेग यानी कि चाल और दिशा नहीं बदल रहा है और परिणाम स्वरूप एक समान गति में कोई त्वरण नहीं होता है। त्वरण आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको अंग्रेजी में सुना होगा, जिसको कि हम बोलते हैं ना कि गाड़ी का जैसे एक्सेलरेटर है, गाड़ी का एक्सेलरेटर, तो वो कहीं ना कहीं त्वरण से संबंध रखता है। तो एक समान गति क्या होती है इसको समझने के लिए अगर हम एक ऐसी वस्तु पर विचार करें जो एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो हम देखेंगे कि वस्तु कैसे यात्रा करती है और उसके अनुसार ही हम जानेंगे कि एक समान गति क्या होता है। मान लीजिए कि वस्तु पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है। यहां पर अगर हम मान लें कि एक सेकंड में जो हमारा वस्तु है वो 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, अगले सेकंड में भी 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है अगर, और तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कैसे निकाल सकते हैं आप? 15 मीटर माइनस 10 मीटर अगर करेंगे, यानी कि 15 ऋण 10 मीटर करने पर आपको मिल जाएगा 5 मीटर का अंतर, और इसी तरीके से 20 मीटर ऋण 15 मीटर करने पर फिर यहाँ पर आपको 5 मीटर मिलेगा। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड और चौथे सेकंड में 5-5 मीटर ही दूरी तय हो रही है। यानी कि एक समान गति में और इस स्थिति में, जैसा कि हमने यहाँ पर सारी चीजें देखी, हर सेकंड में यानी कि प्रत्येक सेकंड में 5 मीटर की ही दूरी तय हो रही है, और इस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वस्तु एक सीधी रेखा में है, निरंतर गति से अपनी दिशा बदले बिना अपने दिशा बदले बिना गति कर रही है। इसका एक उदाहरण एक कार है जो एक राजमार्ग पर निरंतर गति से चल रही है। राजमार्ग का उदाहरण हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो राजमार्ग होते हैं वह एक सरल रेखा जैसे प्रतीत होते हैं। आइए अब चलिए, जो एक गैर एक समान गति, जिसको कि हम असमान गति भी बोल सकते हैं, वह क्या होती है उसको समझते हैं। तो जो असमान गति है
एक सीधी रेखा के साथ गतिमान किसी वस्तु की गति को वर्णित करती है, जहां इसका वेग लगातार बदल रहा होता है, यानी कि यह समान समय अंतरालों के दौरान असमान दूरियां तय करती हैं। अब वेग में यह परिवर्तन तेज या धीमा हो सकता है, यानी कि जो त्वरण है उस पे वो चीज मौजूद हो सकती है। यानी कि असमान गति में त्वरण का भी एक जो हमारे पास उस पे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक समान गति के बारे में समझा, जिसमें कि हम ये जानते हैं कि त्वरण शून्य होता है, जबकि जो असमान गति होती है उसमें त्वरण मौजूद होता है, वह गैर शून्य होता है। तो आप ये चीज असमान गति के लिए कह सकते हैं। इसको अब एक एक करके समझते हैं, आखिर इसका जो अर्थ है वह क्या है। दैनिक जीवन में अधिकांश गतियां समय के बराबर अंतरालों में असमान दूरियां तय करने से संबंधित होती हैं। मान सकते हैं कि जिस तरीके से आप घर से निकलकर बाजार तक जाते हैं या घर से निकलकर अपने जो विद्यालय है वहां तक पहुंचते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना कि आप हर एक सेकंड में समान दूरी तय कर रहे हो। कभी कोई बाधा आ जाती है जिसके कारण आप थोड़ा धीमे चलते हैं। जब बाधा हट जाती है तो आप थोड़ा अपना जो अ, वेग है उसको बढ़ा लेते हैं। तो वेग के घटने या बढ़ने पर जो चीज आ रही है वह त्वरण के कारण आ रही है। और हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में अधिकांश गतियां समय के बराबर अंतरालों में असमान दूरियां तय करने से संबंधित होती हैं, यानी कि यह एक असमान गति है, क्योंकि बाहरी बलों की उपस्थिति के कारण वस्तुएं शायद ही कभी पूर्णतः स्थिर वेग से गति नहीं करती। अब असमान गति गति का वह प्रकार है जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। यह गति का सबसे सामान्य प्रकार है, यानी कि अगर देखा जाए हम अपने दैनिक जीवन में इसी तरीके की गति कर रहे होते हैं, यानी कि असमान गति ही कर रहे होते हैं। तो असमान गति वह गति है जिसमें वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। किसी वस्तु की गति असमान होने के लिए या तो उसकी चाल या दिशा में परिवर्तन होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई कार व्यस्त सड़क पर चल रही है जहां यह लगातार अपनी चाल बदल रही है, या हम एक धावक का उदाहरण ले सकते हैं जो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है। इस स्थिति में भले ही चाल स्थिर हो, गति फिर भी असमान होती है क्योंकि हर सेकंड दिशा बदल रही है। यानी कि वेग क्योंकि हर सेकंड दिशा बदलने के कारण बदल रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह गति भी एक समान गति नहीं है, यह असमान गति है। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। व्यस्त यातायात यानी कि भीड़ भाड़ वाले मार्ग से गुजरती हुई एक गाड़ी लगातार रुकती है और चलती है, जिसका अर्थ यह है कि वह बराबर समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। अतः इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं या असमान गति कहते हैं। एक हम और उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पार्क में जॉगिंग कर रहा है। तो जब यह जॉगिंग कर रहा है तो किस तरीके की इस पे गति है, कैसे हम उसको समझेंगे। मान लीजिए कि एक पार्क में मंद धावन करता व्यक्ति, जिस यानी कि जॉगिंग को हम हिंदी में मंद धावन बोलते हैं, जॉगिंग आपने सुना होगा, मंद धावन भी उसको बोलते हैं। तो एक पार्क में जॉगिंग या मंद धावन करता व्यक्ति असमान गति का एक बिल्कुल सही उदाहरण है, क्योंकि वास्तविक दुनिया के कई कारकों के कारण, जैसे कि कोई दूसरा मिल गया, रास्ते में किसी तरीके की बाधा आ गई, तो ऐसे में वास्तविक दुनिया के कई कारकों के कारण उनका वेग लगातार बदलता रहता है। एक मंद धावक यानी कि जो जॉगिंग कर रहा है, पूरी तरह से एक समान गति नहीं बना सकता। वह प्राकृतिक रूप से ढलान के साथ दौड़ते समय या ऊर्जावान महसूस करते समय तेज दौड़ता है। टीले पर चढ़ते समय
या थकान महसूस करते समय धीमा हो जाता है और रास्ते में आने वाली चीजों से बचने, बेंच पर रुकने या रास्ता पार करने के लिए अपनी गति और दिशा में क्षणिक परिवर्तन करता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप हर मिनट में मंद धावक द्वारा तय की गई दूरी को मापें, तो आप पाएंगी कि वे दूरियां असमान हैं। कभी वह 1 मिनट में 200 मीटर तय करता है, कभी केवल 150 मीटर तय करता है। यह निरंतर त्वरण और मंदन मंद धावक की गति को एक ऐसे उदाहरण में बदल देता है जहां नेट बल शून्य नहीं होता और गति परिवर्तनशील होती है। यानी कि इस तरीके से अगर हम यह देखें कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है यानी कि दैनिक क्रियाओं में हम असमान गति ही कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक गतिविधि करेंगे जिसमें कि जो कि हमारी पहली बात तो 7.5 है। इसमें 2 वस्तुओं की गति का विश्लेषण हम करने वाले हैं। और इस गतिविधि के साथ आप गति के आंकड़ा का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। जैसे कि सड़क पर चल रही 2 वस्तुओं पर विचार कीजिए। उनका आंकड़ा तालिका के रूप में ऐसे कुछ दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं। समय दिया गया है। वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी जो कि मीटर्स पर दी गई है। वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी भी मीटर्स पर दी हुई है। समय जैसे दिया हुआ है 9:30 AM, 9:45 AM, 10 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM और 11 AM। AM को हम लोग हिंदी में पूर्वाह्न भी बोल देते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 9:30 पूर्वाह्न या पूर्वाह्न 9:45 इस तरीके से। आप समझ पा रहे होंगे 9:30 AM, 9:45 AM या 10 AM की बात हम क्या कर रहे हैं। इसमें जो अंतर है आप उस पर अगर ध्यान दें, 9:30 और 9:45 के बीच में अंतर कितने मिनट का है, या 9:45 से 10 के बीच में अंतर कितना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर अंतराल 15-15 मिनट का है। तो वस्तु एक है आपके पास या वस्तु ए है जिसके द्वारा तय की गई दूरी मीटर्स पर दी है। तो पहले अंतराल जो कि 15 मिनट का है उस पे 10 मीटर दूरी तय हुई। इस तरीके से फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर और 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये दूरी दी गई है। यानी कि इसमें अगर आप ध्यान दें तो 9:30 पर 10 मीटर हुआ, 9:45 पर 20 मीटर, 10 पर 30। तो हर बार इनके बीच जो अंतर है आप उसको देखें। जो समय है उसके बीच में अंतर देखें, समय अंतराल के बारे में बात करें। इसी तरीके से वस्तु बी जो है उस पे दिया हुआ है कि 12, 19, 23, 35, 37, 41, 44 ये सारी दूरियां यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर हम समय अंतराल की बात करें जो कि 9:30 से लेकर 11 बजे तक का है, तो इसमें 15-15 मिनट के अंतराल दिए गए हैं। हमें इस समय अंतराल में वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी को दर्ज करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये जो पूरा हमें तालिका दी हुई थी, उसमें जो हमें चीजें दी हुई थी, आखिर उससे करना क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा। तो सबसे पहले तो हमें वस्तु जो है हमारी ए और बी उनकी गति की जांच करना है। तो हमें ना ये जो तालिका दी हुई है इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं उनका विश्लेषण करना होगा और इसके लिए हमें तालिका का उपयोग करना होगा। हमें यह निर्धारित करना है कि वस्तुओं ए और बी की गति एक समान है या असमान, और वो कैसे करना है इस आंकड़े के आधार पर। तो एक समान और असमान गति की अवधारणा क्या है। एक समान गति की बात तब आती है जब कोई वस्तु समान दूरियां समान समय अंतरालों में तय करती है। यानी कि आप समान गति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसी से तो सारी चीजें हम समझेंगे। तो समान गति को एक वस्तु की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। इस प्रकार की गति में वस्तु का वेग नियत रहता है, जिसका अर्थ है कि इसका त्वरण शून्य होता है। समान गति का एक शास्त्रीय उदाहरण एक कार है जो सीधे खाली राजमार्ग पर
60 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर चाल बनाए रखने के लिए नियत गति नियंत्रण का उपयोग करती है और हर मिनट में समान दूरी तय करती रहती है। इसके विपरीत असमान गति किसी वस्तु की गति को वर्णित करती है जो समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। एक समान गति के विपरीत वस्तु का वेग स्थिर नहीं होता और यही बात है असमान गति की। यह लगातार बदलता रहता है, यानी कि जो वेग है वह स्थिर नहीं रहता, वह लगातार बदलता रहता है, चाहे गति में, दिशा में या दोनों में, जिसके परिणाम स्वरूप गैर शून्य त्वरण होता है। एक सामान्य उदाहरण किसी ऊंचाई से गिराई गेंद है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरते समय तेज हो जाती है। यह एक शहर में घूमती हुई कार है जो चलती है, रुकती है, कोने में मुड़ती है, फिर चलती है। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं वो उदाहरण हो गए हमारे असमान गति के। अब यहां पर अगर हम और ध्यान दें तो सबसे पहले हम वस्तु ए की गति का अवलोकन करेंगे। इस तालिका को अगर देखें, प्रत्येक 15 मिनट में वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी को देखिए जरा। जैसे 9:30 बजे से 9:45 बजे तक 10 मीटर से 20 मीटर तक गए, यानी कि तय की गई दूरी 10 मीटर हो गए। इसी तरीके से 9:45 से 10 बजे तक, क्योंकि अब वस्तु 20 मीटर से 30 मीटर तक पहुंच गई है तो अंतर इनके बीच में जो निकल कर आएगा वह 10 मीटर का होगा, यानी कि तय की गई दूरी वह 10 मीटर की है। 10 बजे से 10:15 तक, यानी कि 30 मीटर से 40 मीटर तक 10 मीटर की दूरी फिर तय की गई। 10:15 से 10:30 बजे तक 40 मीटर से 50 मीटर, यानी कि 10 मीटर फिर से तय की गई। 10:30 से 10:45 तक फिर 10 मीटर ही तय की गई है, क्योंकि 50 मीटर से 60 मीटर गया है, अंतर हमारा 10 मीटर ही निकल कर आएगा। और इसी तरीके से 10:45 पूर्वाह्न से 11 पूर्वाह्न तक वस्तु ए 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, वस्तु बी की गति का विश्लेषण अगर किया जाए तो आप क्या पाएंगे कि हर 15 मिनट में, यानी कि हर 15 मिनट के समय अंतराल में वस्तु बी कितनी दूरी तय कर रही है। 9:30 AM से 9:45 AM तक, या जो 9:30 पूर्वाह्न से 9:45 पूर्वाह्न तक अगर हम देखें, 12 मीटर से 19 मीटर तक पहुंचा है, यानी कि सिर्फ 7 मीटर ही तय की गई है दूरी। 9:45 से 10 तक सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर की दूरी तय की गई है। 10 से 10:15 तक सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर की दूरी तय की गई। वहीं पर 10:15 से 10:30 तक 2 मीटर की दूरी तय की गई वस्तु बी द्वारा। इसी तरीके से फिर 4 मीटर, अगले 15 मिनट के समय अंतराल पर 3 मीटर। तो इस डेटा से हम देख सकते हैं कि वस्तु बी प्रत्येक समय अंतराल में, और वो समय अंतराल कैसा था, समान समय अंतराल था, यानी कि 15-15 मिनट का समय अंतराल था, जिसमें की जो दूरी है वह अलग अलग तय हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि बी की गति असमान है, बी की गति असमान है। और इस पे ही अगर हम और थोड़ा सा ध्यान दें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हम इनसे जान सकते हैं, यानी कि जो हमने गतिविधि करी, ए वस्तु और बी वस्तु की जो चाल थी उसका अवलोकन किया, तो हम किन महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं। पहला तो यह है कि समान गति को एक सीधी रेखा के साथ समान समय के अंतराल में समान दूरी तय करने वाली वस्तु की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार की गति में वस्तु का वेग, चाल और दिशा दोनों, वेग में चाल और दिशा दोनों होती है, वह स्थिर रहता है, जिसका अर्थ यह है कि त्वरण शून्य होता है। समान गति का एक अच्छा उदाहरण एक कार है जो सीधे खाली राजमार्ग पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर चाल बनाए रखने के लिए नियत गति नियंत्रण का उपयोग करती है और हर मिनट समान दूरी तय करती है। असमान गति एक ऐसी गति को कहते हैं जिसमें कोई वस्तु
समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है। एक समान गति के विपरीत वस्तु का वेग स्थिर नहीं होता, यह लगातार बदलता रहता है, चाहे गति में, दिशा में या दोनों में। यानी कि आप चाहे बात कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसके परिमाण की या फिर दिशा की या दोनों की, जिसके परिणाम स्वरूप अशून्य त्वरण होता है या गैर शून्य त्वरण होता है। इसका एक सामान्य उदाहरण किसी ऊंचाई से गिराई गई गेंद है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरते समय तेज होती जाती है, या किसी शहर में घूमती हुई कार जो रुकती है, चलती है और मोड़ लेती है, फिर रुकती है, फिर चलती है। इस तरीके से वह गति करती है। तो हमने देखा कि आंकड़ों का उपयोग करके गति का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो यह गतिविधि जो गतिविधि है, गति अवधारणाओं की समझ को व्यवहारिक रूप से मजबूत करती है। अब हम लोग बात करते हैं गति की दर का मापन। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो क्या उसकी दर भी होती है, और अगर दर होती है तो हम उसको कैसे मापते हैं, आइए उसको जानते हैं। तो कोई वस्तु कितनी गति से चल रही है, जब बात आ गई गति की और उसमें भी ये हम कहने लगे कि कितनी गति से चल रही है, तो हमें उसको मापने की जरूरत है, और मापने के लिए पहले तो हमें उसे परिभाषित करना होगा। तो इस दुनिया में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग गति से यात्रा करती हैं। कुछ जीव जैसे स्लॉथ, स्नेल आदि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जबकि अन्य जीव जैसे हम मनुष्य एक मामूली गति से चल सकते हैं। कुछ जानवर जैसे चीते बहुत तेज होते हैं। अब सभी चीजें अलग अलग गति से चलती हैं, इसलिए हमें इसका परिमाण निर्धारित करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम स्लॉथ, मनुष्य और चीते में अंतर करने की सोचें, तो हमें इन तीन चीज में अंतर करना, चलिए मान लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्लॉथ है वो धीरे धीरे चल रहा है, मनुष्य एक मामूली गति कर रहा है, और कुछ जानवर जैसे चीते बहुत तेज होते हैं। अब बहुत तेज में हम कैसे बोल रहे हैं, कितना तेज, ये प्रश्न बनता है ना। इसी तरीके से मामूली गति क्या होती है, कितनी होती है, ये भी तो हमें पता हो चलना चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं, और इसके बारे में जानने के लिए ही हम गति की दर को परिभाषित करते हैं। आप इस छवि पर ध्यान दें। हम इसी अवधारणा को समझाकर अवधारण शुरू करेंगे। जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र 0.72 में, तो आपने देखा होगा कि पर्दे पर बताया जाता है कि गेंद की गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, आदि ऐसा कुछ ऐसा दिया रहता है। अब यह 96 किलोमीटर प्रति घंटा या 143 किलोमीटर प्रति घंटा हमें क्या बताता है, आखिर इसका अर्थ क्या है? तो बस यह बताता है कि गेंद 143 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बाहरी बल, ना तो घर्षण बल, क्योंकि घर्षण बल भी हमारा एक बाहरी बल है, तो कोई भी बाहरी बल या जो घर्षण बल है गेंद पर अगर कार्य ना करे, तो गेंद 1 घंटे में 143 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह इसका अर्थ है। तो 143 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में 143 किलोमीटर यह चल लेगी, अगर अगर उस गेंद में कोई बाह्य न लगे तो। यहाँ दूसरी छवि पर ध्यान केंद्रित करिए। यह चित्र एक नाम पट्ट दिखाता है। हमें बताना है कि इसका क्या मतलब है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पीले रंग का जो नाम पट्ट है वह क्या बता रहा है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो यह वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा को दर्शाता है। गति सीमा इसलिए होती है ताकि लोग अधिक गति ना करें और सावधानी से ड्राइव करें। नाम पट्ट में कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रकों के लिए यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि उसी दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग समय लगता है।
कुछ वस्तुएं बहुत तेज चलती हैं, जैसे कारें, रेलगाड़ियां, रॉकेट आदि। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी जैसी अन्य वस्तुएं जो है तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो थोड़ी धीमी गति से चलती हैं। यानी कि किसी वस्तु के चलने की जो दर है वह अलग-अलग हो सकती है। आमतौर पर सभी वस्तुएं अलग-अलग गति से चलती हैं, यहाँ तक कि सभी मनुष्य एक गति से भी नहीं चलते। हम में से कुछ तेज चलते हैं जबकि कुछ धीमे चलते हैं। तो क्योंकि अलग-अलग वस्तुओं की भी समान गति हो सकती है, उदाहरण के लिए एक कार और एक बाइक जो एक दूसरे की तरफ में जा रही हैं, उनकी समान गति है। अब चलिए चाल के बारे में बात करते हैं। चाल एक मौलिक भौतिक राशि है जो यह परिभाषित करती है कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। यह एक अदिश माप है जिसका अर्थ यह है कि केवल परिमाण का वर्णन करती है और दिशा को निर्दिष्ट नहीं करती है। यानी कि चाल में सिर्फ और सिर्फ हम उसके परिमाण के द्वारा ही उसको पूरी तरीके से बता सकते हैं, बिना उसके दिशा के बारे में कुछ भी जाने समझे। तो चाल एक वस्तु द्वारा दूरी तय करने की दर को मापती है। सरल शब्दों में यह प्रश्न का उत्तर देती है, तो गति की इस दर को चाल कहते हैं। चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है। चाल के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कीड़ों, घोंघों या एकल कोशिका जीवों की गति अक्सर सेंटीमीटर पर सेकंड में मापी जाती है। दूसरा है किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका हम हमेशा उपयोग करते हैं। वाहनों की गति को भी किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है, या आपने मीटर प्रति सेकंड भी सुना होगा। वह भी एक जो चाल है उसकी एसआई मात्रक है। जैसा कि हमने देखा ही पहले कि चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और अन्य मात्रक में सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो चाल एक मात्रा है जिसके केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसका मतलब है कि केवल संख्यात्मक मान होता है इसका। चाल को दिशा की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह एक अदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल अलग-अलग हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निरंतर समान होनी चाहिए। जब हम यातायात में साइकिल चला रहे होते हैं तो हम रुकते हैं फिर चलते हैं, हमारी गति लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो चाल है वह लगातार बदल रही है। तो किसी वस्तु की चाल स्थिर होना आवश्यक नहीं है। वैसे तो अगर हम देखें, अधिकांश मामलों में वस्तुएं जो हैं वह असमान गति में होती हैं। इसका मतलब है कि उनकी गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है। वस्तुओं के लिए जहां चाल समय के साथ बदलती है और नियत नहीं रहती, हम औसत चाल की अवधारणा का उपयोग करते हैं। यानी कि जिस जगह पर चाल हमारी नियत नहीं है, जो कि अगर हम एक अपने चारों तरफ दैनिक जीवन में चीजों को देखें तो कभी भी वह जो है वो समान नहीं होती है। जो गति है वह हमारी समान नहीं होती है, गति की दर जो है वह बराबर नहीं होती। इस वजह से हम औसत चाल को परिभाषित करते हैं। तो आखिर यह औसत चाल क्या होता है? औसत चाल को कुल तय की गई दूरी को उसी दूरी को तय करने में लगे कुल समय से विभाजित करके परिभाषित किया जाता है। यानी कि औसत चाल तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके प्राप्त की जा सकती है। यानी कि औसत चाल का जो सूत्र बनेगा वह बन जाएगा औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो अब यह औसत गति की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र है। औसत गति की गणना करने के लिए हमें कुल तय की गई दूरी
को कुल लिए गए समय से विभाजित करना होता है और तभी जाकर औसत चाल निकलकर आता है। कुल दूरी, कुल समय, इस पर ध्यान रखिएगा। तो कुल दूरी को s से, समय को t से और चाल को हम v से निरूपित करते हैं। इनका उपयोग हम इस तरीके के सूत्र को बनाकर लिख सकते हैं, v बराबर s बाई टी, जहां पर जो s है वह दूरी है, t समय है और चाल है v। तो अगर हम औसत चाल को समझने का थोड़ा प्रयास करें तो हमें एक उदाहरण की आवश्यकता होगी, यानी कि हम औसत चाल को समझने के लिए एक उदाहरण का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि उदाहरण का उपयोग करके किसी भी चीज को समझना सबसे अच्छा होता है। तो यहां भी हम औसत गति को समझने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक कार 2 घंटे के समय अवधि में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 2 घंटे में वह 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो इसलिए औसत गति की गणना कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करके की जा सकती है। यानी कि अगर हम 100 किलोमीटर को 2 घंटे से विभाजित कर दें तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि आपको यह जानना चाहिए कि कार हमेशा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर गति से यात्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वह यात्रा कर रही है, कोई मार्ग होगा, मार्ग में बाधाएं होती हैं, तरह तरह के चीजें मौजूद होती हैं, कभी रुकना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है। तो कभी भी अगर ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आई है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर समय ही यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हो सकता है कभी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल रही हो, कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चली हो, कभी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हो, कभी वह रुकी भी रही हो। बट देखा यह गया कि 100 किलोमीटर की गति करने में उसको लगा 2 घंटा, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल निकलकर आ गई। तो कभी कभी कार 100-120 किलोमीटर जैसी तेज रफ्तार से यात्रा कर रही होती है, कभी यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा जैसी कम गति से यात्रा कर रही हो सकती है, लेकिन औसतन यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया है। तो चलिए उदाहरण से हम इसको समझते हैं। एक उदाहरण 7.1 जो है उसको हम पहले समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या पूछा गया है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और फिर अगली 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है, यह हमें बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को चरण दर चरण हम इसको समझते हैं। दिया क्या गया है पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि कुल दूरी वस्तु द्वारा जो तय की गई है वो हो जाएगी 16 + 16 यानी कि 32 मीटर। कुल समय जो वस्तु द्वारा लिया गया है वह हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 सेकंड। तो हम जानते हैं कि औसत चाल v बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो v बराबर हो जाएगा 32 मीटर बटे 6 सेकंड यानी कि 5.33 मीटर प्रति सेकंड, जिससे कि हमने ये निकाल लिया कि औसत चाल जो है इस वस्तु की वो 5.33 मीटर पर सेकंड है। तो जो हम वेग की बात कर रहे थे, आइए अब उस वेग को हम समझें, जाने कि यह चाल से अलग कैसे है। तो वेग के बारे में अगर हम बात करें, वेग भौतिकी में एक मौलिक सदिश राशि है जो यह वर्णन करती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है और वह विशिष्ट दिशा में जिसमें वह यात्रा कर रही है। यानी कि वेग में परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होते हैं। तो गति के साथ साथ गति की दिशा निर्दिष्ट करने से गति का वर्णन अधिक व्यापक हो जाता है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है को सदिश राशि में बदल देता है। जैसे कि अगर हम वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि होती है, जबकि जो चाल होती है वह एक अदिश राशि है। तो जब हम
चाल के साथ-साथ चाल की दिशा निर्दिष्ट कर दें, तो चाल का वर्णन जो है वो अधिक व्यापक हो जाता है। अब क्योंकि चाल एक अदिश राशि है और जो हमारे पास सदिश राशि निकल कर आती है, वो वेग कहलाता है, जिससे वस्तु की गति की पूरी तस्वीर मिलती है। जबकि चाल केवल यह बताती है कि वस्तु कितनी तेजी से गतिमान है। दिशा जोड़ने से पता चलता है कि वह कितनी तेजी से और किस दिशा में जा रही है। तो यह मात्रा जो हमें दिशा और गति, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, यह मात्रा जो हमें दिशा और चाल, गति नहीं, चाल, तो यह मात्रा जो हमें दिशा और चाल दोनों के बारे में बताती है, वेग कहलाती है। यानी कि वह राशि जो चाल और दिशा दोनों को निर्दिष्ट करे, वही वेग कहलाती है। वेग का एक निश्चित दिशा में गतिमान किसी वस्तु की चाल है। एक वस्तु का वेग हो सकता है एक समान, यानी कि स्थिर वेग, यानी कि असमान वेग का मतलब है किसी वस्तु की गति जिसमें समय के साथ उसका परिमाण और दिशा दोनों स्थिर रहते हैं। तो अगर हम एक वस्तु के वेग की बात करें, उसका एक समान वेग हो सकता है, या हम उसको स्थिर वेग बोलते हैं, या परिवर्तनशील हो सकता है वेग, जिसको कि हम बोलते हैं कि वेग लगातार बदल रहा है। तो देखिए, वेग को ना बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? दो तरीकों से, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होती हैं। तो वेग को इन दोनों को बदलकर या इनमें से किसी भी एक को बदलकर बदला जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने वस्तु की चाल बदल दी, तब भी वेग बदल जाएगा, या वस्तु की जो गति की दिशा है उसको ही बदल दिया आपने, तो भी वेग बदल जाएगा, या दोनों ही एक साथ बदल दी जाए तब भी वेग जो है वो बदल जाएगा। यानी कि मान लीजिए, उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति एक वृत्त में गति कर रहा होता है, तो उसकी गति की दिशा हर सेकंड बदलती रहती है। इसलिए भले ही चाल स्थिर रहे, वेग गति की दिशा बदलता है। चूंकि वेग का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए एक विशिष्ट दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस मामले में चूंकि गति की या चाल की जो दिशा है हर सेकंड बदल रही है, वेग भी बदलता रहता है। तो आइए अब हम लोग जो औसत वेग है उसकी अवधारणा को समझें, उसको जाने कि आखिर उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, क्या मतलब होता है। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर असमान चाल से गतिमान होती है, तो हम उसकी गति के माप को औसत वेग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। औसत वेग की गणना औसत चाल के समान तरीके से की जा सकती है, यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे औसत चाल हम निकालते हैं, कुछ उसी तरीके से औसत वेग की गणना भी की जा सकती है। तो मान लीजिए, एक वस्तु है जिसका वेग एक समान दर पर बदल रहा है, या एक समान दर से बदल रहा है। तो औसत वेग को किसी निश्चित समयावधि में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह तभी हम निकाल रहे हैं जब जो वस्तु है उसका वेग एक समान दर से बदल रहा है, अन्यथा हम ऐसा नहीं कर सकते। तो औसत वेग का सूत्र निकल कर आ जाएगा, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। और ये कब के लिए है उसको ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बदल रहा है तभी के लिए ही यह है। वरना आपको जो विस्थापन होता है, विस्थापन बटे समय करना होता है, तब जाकर आप मतलब कि कुल विस्थापन विभाजित हम कर रहे होते हैं जब कुल समय से, तो ही जाकर उसका औसत वेग निकल कर आता है। और ये सिर्फ और सिर्फ तब के लिए है, ये वाला जो हमारा जो एक सूत्र है वह तभी के लिए मौजूद है जब एक समान दर से वस्तु अपना अगर जो औसत वेग है उसको अगर बदल रही हो एक समान गति से, तभी की बात है ये। तो गणितीय रूप से इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, औसत वेग
वी ए वी बराबर v प्लस यू बाई 2, जहां पर जो v एवरेज है या वी ए वी करके लिखा हुआ है, यह औसत वेग है। u जो है वह प्रारंभिक वेग है और v जो है वह अंतिम वेग है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जो चाल और वेग के मात्रक होते हैं वह समान होते हैं, यानी कि जो उनकी जिसको हम अंग्रेजी में यूनिट बोलते हैं वह बराबर होती है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड ही चाल और वेग के मात्रक होते हैं। जैसे जब भी बिजली चमकती है तो प्रकाश देखने के बाद ध्वनि सुनाई देने में देरी होती है, आपने सबने देखा होगा। तो आइए हम एक गतिविधि करें ताकि इस तरह की स्थिति में दूरी को माप सकें। देखते हैं कि प्रकाश की प्रक्रिया के दौरान हम क्या देखते हैं। बादलों वाले मौसम के दौरान जब आकाश भूरे रंग का हो जाता है तो आप अक्सर गरज और बिजली देखते हैं, यानी कि गरज सुनते हैं और बिजली देखते हैं। अब यह एक समान घटना है जिसे हमने काफी बार देखा है और सब देखते हैं। बिजली के चमकने को देखने के बाद थोड़ी देर के बाद ही गरज की आवाज सुनाई देती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तभी ऐसा होता है कि बिजली आपको पहले समझ पर आ जाती है कि हाँ चमक गई, और उसके थोड़ी देर बाद उसकी गर्जना सुनाई देती है। तो इसका अगर हम स्पष्टीकरण देखें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेज यात्रा करता है, क्योंकि होता क्या है, प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि की गति लगभग 330 या 350 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके कारण आप लगभग तुरंत ही बिजली देखते हैं, जबकि गरज की आवाज आपके कानों तक पहुंचने में कुछ समय लेती है। यानी कि अगर हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसा कि हमने देखा कि जो बिजली है और जो हमारी ध्वनि है उनकी रफ्तार अलग अलग होने की वजह से वह हमें अलग अलग दिखाई दे रही है, यानी कि उनकी चाल अलग अलग होने की वजह से वह हमें अलग समय पर समझ पर आ रही है, यानी कि रोशनी पहले समझ पर आ जा रही है और ध्वनि बाद में समझ पर आ रही है। ठीक है, बात समझ पर आई। इसी चीज को हम और थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम कुछ पाठगत प्रश्न करें। जैसे कि हम यहाँ पर इस पाठगत प्रश्न को देखें तो यह क्या कह रहा है, चाल और वेग के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। तो आइए अब हम क्या करें, इसका जो समाधान है उसको देखें। तो पहला है, चाल किसी दूरी द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी होती है, जबकि वेग किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में विस्थापन होता है। दूसरी चीज यह है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जबकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तीसरा अंतर यह है कि चाल अदिश राशि है, अर्थात इसके केवल परिमाण होते हैं, जबकि वेग सदिश राशि है, अर्थात इसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब हम चलते हैं दूसरे पाठ्यगत प्रश्न पर। इस प्रश्न में हमें यह बताना है, जैसे पहले अगर हम प्रश्न ही देख लें एक बार, कि किन परिस्थितियों में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि किस शर्त या शर्तों के अंतर्गत किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। क्या कोई ऐसी हमारे सामने एक ऐसी चीज आ सकती है जहां पर यह दोनों बराबर हों? तो इसका हम हल करते हैं, आइए एक एक करके। किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है केवल तभी जब वस्तु सीधे रेखा में बिना अपनी दिशा बदले गति करे। यानी कि किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर हो सकता है और केवल तभी होगा, उसके लिए हमारे पास एक परिस्थिति है, और वह परिस्थिति यह है कि जो गति है वह सरल रेखा में या सीधी रेखा में होनी चाहिए और जो वस्तु है उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। तो इस परिदृश्य में तय की गई कुल दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है।
सबसे पहले चलिए सीधी रेखा की गति के बारे में बात करते हैं। यहाँ वस्तु जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक एकल सीधे पथ पर गति करती है। वस्तु की दिशा में कोई परिवर्तन भी नहीं होता। वस्तु अपने पथ पर पीछे नहीं हटती या मुड़ती नहीं है। तो इस मामले में चूंकि पथ एक दिशा में एक सीधी रेखा है, पथ की लंबाई यानी कि प्रारंभ और अंत के बीच जो सीधी रेखा दूरी होगी उसके बराबर ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दूरी विस्थापन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पथ एक दिशा में सीधी रेखा है। पथ की लंबाई यानी कि जो दूरी है वो प्रारंभ और अंतिम बिंदुओं जिसके बीच में हम विस्थापन देखते हैं उसके बीच सीधी रेखा दूरी के समान है। आइए अब हम तीसरा प्रश्न करें। एक ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर क्या मापता है? अगर आप कभी एक कार में बैठे हो या आपने कोई दूसरा व्हीकल या दूसरा जो हमारा व्हीकल होता है, अगर आप उसको देखें, जैसे कि ऑटोमोबाइल हम जिसे बोलते हैं, तो उसमें ओडोमीटर क्या मापता है ये हमें बताना है। ओडोमीटर एक डिवाइस होता है, एक चीज होती है जो कि कुछ मापता है, कुछ बताता है। तो आखिर वो क्या होता है? तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर क्या होता है यही जान जाएंगे तो हम वही बता देंगे कि ओडोमीटर क्या मापता है। एक मोटर गाड़ी का पथमापी वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। यानी कि ये जो ओडोमीटर है उसको हम पथमापी कह बोल सकते हैं। यानी कि जैसे आप इस चित्र में देखें और ये जो दिखाई दे रहा है 144969, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें 144969, यह जो है वह तय की गई कुल दूरी दिखा रहा है और इसको ही हम ओडोमीटर बोलते हैं। वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है उसका ओडोमीटर, जिसको कि हम पथमापी भी बोलते हैं। एक और प्रश्न, किसी वस्तु का पथ कैसे दिखता है जब वह एक समान गति में हो? क्या मीनिंग है इसका, क्या अर्थ है इसका? अगर आप अर्थ देखें इसका तो हमें यह परिभाषित करना है कि जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसके मार्ग को कैसे हम देख सकते हैं, किस तरीके का वह दिखाई देगा। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक समान गति को समझना होगा। पहले भी हम देख चुके हैं कि एक समान गति क्या होती है। एक समान गति तब होती है जब कोई वस्तु नियत चाल से सीधी रेखा पर चलती है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समान अंतरालों में समान रहती है। पथ के आकार की पहचान कीजिए अगर आप, तो एक समान गति में वस्तु के द्वारा लिया गया पथ के आकार अलग अलग हो सकते हैं। यह एकल प्रकार के पथ तक सीमित नहीं है, अर्थात पथ एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि जो संभावित पथ के आकार हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। जैसे सीधी रेखा, यह गति का सबसे सरल रूप है जहां वस्तु अपनी चाल बदले बिना सीधी दिशा में चलता है। फिर है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी कि वस्तु बार बार दिशा बदल सकती है जबकि चाल समान रहती है। वक्र पथ, यानी कि कोई वस्तु जब वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ में भी चलती है, क्योंकि वह चल सकती है। जैसे कि कोई एथलीट जब दौड़ रहा होता है वृत्ताकार पथ में, तो जब तक की चाल नियत रहती है तब ऐसा इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या फिर यादृच्छिक वक्र जो है, या इसको हम लोग अनियमित वक्र भी बोल सकते हैं। इस पे कैसी भी मनमानी आकृति हो सकती है बशर्ते कि गति ना बदले, यानी कि चाल ना बदले। गति से यहां पर मतलब है उसके चाल से। तो चलिए देखते हैं कि इससे हमने क्या समझा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक समान गति में किसी वस्तु का पथ कोई भी आकार, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, वृत्ताकार आदि ले सकता है, लेकिन मुख्य विशेषता यह है कि वस्तु की चाल अपनी पूरी गति के दौरान नियत रहती है। तो एक समान गति में वस्तु का पथ जो है वह कैसा भी हो सकता है, जैसा कि अभी हमने उदाहरण से देखा।
कि सीधा, टेढ़ा-मेढ़ा या वृत्ताकार कैसे भी हो सकता है। बस एक ही चीज़ नियत रहनी चाहिए और वह है उसकी पूरी गति के दौरान चाल। चाल उस वस्तु की नियत रहनी चाहिए। एक और हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक प्रयोग के दौरान एक अंतरिक्ष यान से भेजा गया सिग्नल 5 मिनट में जमीनी स्टेशन तक पहुंच गया। अंतरिक्ष यान की जमीनी स्टेशन से दूरी क्या थी? सिग्नल प्रकाश की गति से अगर चल रहा है तो, और प्रकाश की गति निर्वात में 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आइए इसको हल करते हैं। क्या क्या दिया गया है सबसे पहले तो ये देखिए। प्रकाश की गति है 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड। समय है 5 मिनट, जो कि हम निकाल सकते हैं 5 गुणे 60 यानी कि 300 सेकंड के बराबर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इस वजह से। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है गति गुणे समय, यानी कि दूरी बराबर हो गया 3 गुणे 10 के घाते 8 गुणे 300 यानी कि 9 गुणे 10 के घाते 10 मीटर। तो दूरी निकल कर आ गई 9 गुणे 10 के घाते 10 मीटर। इसलिए ग्राउंड स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी 9 गुणे 10 की घाते 10 मीटर है। तो आइए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजें देख लें, सारांश देख लें कि हमने क्या क्या आज अपने व्याख्यान में सीखा। तो एक समान गति तब होती है जब कोई वस्तु नियत चाल से सीधी रेखा में चलते हुए समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, जबकि असमान गति में समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करना शामिल है। चाल एक अदिश राशि है जो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को मापती है। अब वह दूरी या समय, जैसे दूरी बटे समय, ऐसा होता है। जबकि वेग एक सदिश राशि है जिसमें चाल और दिशा दोनों शामिल होती हैं, जिसको कि हम विस्थापन बटे समय से निकालते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और औसत वेग होता है विस्थापन बटे कुल समय। और ये तभी बराबर होते हैं जब गति सीधी रेखा में हो और दिशा में कोई परिवर्तन ना हो। चाल और वेग दोनों के लिए एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, जिसमें सामान्य भिन्नताओं में किलोमीटर प्रति आवर या फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड शामिल है। तो मैं आशा करता हूं जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।